आप सभी को मेरा नमस्कार। इट्स नैतिक सिंह एंड अ ग्रेट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस इनक्विजिटिव। सो आज का टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सारे कॉजेस देखे थे और सेकेंड पार्ट में ये रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ तक फैला और कैसे सप्रेस्ड हो गया। और आज हम लोग देखेंगे ये रिवोल्ट क्यों फेल हुआ और इस रिवोल्ट के बाद क्या चेंजेस आए, वो सब हम लोग देखेंगे। तो जो भारतीय सिपाहियों ने अचानक से विद्रोह कर दिया था, तो फिर अंग्रेज़ों को दिल्ली, अवध और रोहिलखंड और भी कई जगहों पर मजबूरन जगह वो सब छोड़नी पड़ गई थी। तो फिर हालांकि ब्रिटिशर्स ने कुछ महीने बाद भी ये सब को रिकैप्चर कर लिया था। इसके कई कॉजेस थे, वही कॉजेस हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे ये रिवोल्ट को सप्रेस कर लेते हैं आसानी से। लोकलाइज्ड एंड पोअरली ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट। जो ये रिवोल्ट था, ये स्थानीय और बहुत ख़राब संगठित रिवोल्ट था और कम्युनिकेशन की कमी के कारण कोई जो सिपाहीस थे जो बहुत दूर दराज में अपनी रिवोल्ट कर रहे थे, तो फिर वो एक मिलकर अपना रिवोल्ट नहीं कर पाते हैं, साथ मिलकर काम नहीं कर पाते हैं। और जो ये रिवोल्ट था, ये पूरे इंडिया में नहीं फैला हुआ था, कई जगह ब्रिटिशर्स के साथ भी लोग थे, जैसे बॉम्बे और मद्रास में वो सब ब्रिटिशर्स के अभी भी साथ में थे, उनका साथ दे रहे थे। और जैसे नर्मदा, सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और नेपाल में भी कोई भी अशांति थी ही नहीं, कोई भी वहाँ पर रिवोल्ट हो नहीं रहा था। द रिवोल्ट विदाउट अ क्लियर लीडर। विद्रोह बिना किसी स्पष्ट नेता के। जो उस समय की नीड थी लोगों के कि कैसा लीडर होना चाहिए, तो एक ऐसा लीडर चाहिए था कि जो सैन्य और राजनीतिक चीज़ों को लेकर चले, जैसे मतलब जो बहुत ही बिखरी हुई चीज़ों थी उनको सब मिलाकर चले, सबको मिला के आप समझ लीजिए मोदी जी जैसे ऑलराउंडर परफेक्ट हो, वैसा लीडर चाहिए था उनको। पर वैसा लीडर होना थोड़ा मुश्किल था उस समय। पर जो बहादुर शाह सेकंड थे, बहादुर शाह जफर, वो एक बूढ़े व्यक्ति थे और जो थक चुके थे और उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। पर नाना साहिब थोड़े एबिलिटी थी, पर उनके अंदर सैन्य नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। और जो दूसरे लीडर्स थे जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम ऑफ अवध, ये सब लोकल लीडर्स थे, ये पूरे इंडिया को लेकर नहीं चल रहे थे, सिर्फ अपने शहर को देख रहे थे। यही एक कारण था जिससे 1857 की क्रांति आसानी से दबा दी जाती है। नो मास सपोर्ट। बिना किसी जन समर्थन के विद्रोह। कई जगह ऐसा देखा गया जो सिपाहीस थे उनको जन समर्थन नहीं मिला था, वो कॉमन पीपल को अट्रैक्ट रिवोल्ट नहीं कर पाया था। ये वाला 1857 का रिवोल्ट कॉमन पीपल को अट्रैक्ट नहीं कर पाया था। और कहीं जगह रिवोल्ट जो था सिर्फ सिपाहीस तक था सीमित, वहाँ पर जनता कोई अपना रिवोल्ट नहीं करती है। और जो कॉम्बिनेशन था सिपाहीस का और कॉमन पीपल का, वो भी उनमें भी बहुत कमी थी। और कई जगह जो सिपाहीस थे वो ब्रिटिशर्स के बहुत लॉयल थे, वफादार थे। लैक ऑफ कॉमन आइडियल्स अमंग सिपाहीस। सिपाहीस में आम आदर्श की कमी। इसका मतलब सिपाहीस किसी एक को लीडर बनाकर नहीं चल रहे थे, किसी एक को अपना आदर्श मानकर नहीं चल रहे थे, क्योंकि एक लीडर कोई था ही नहीं, तो वो अपना लीडर किसको बनाएंगे। जैसे दिल्ली के लोग मुगल बादशाह को अपना लीडर बनाना चाहते थे। ग्वालियर और कानपुर में नाना साहेब पेशवा घोषित कर दिए गए। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ी और हिंदू मुस्लिम में कोई एकता नहीं देखी गई। इसी कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 में थोड़ी सी यूनिटी की कमी भी थी। नो सपोर्ट ऑफ रूलिंग प्रिंसेस। जो सत्ता में राजकुमार थे उनका कोई समर्थन नहीं मिला था सिपाहियों को। और दूसरी जगह वो सब ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे थे रिवोल्ट को दबाने में, जैसे सर दिनकर राय जो ग्वालियर के मिनिस्टर थे, और हैदराबाद के मिनिस्टर सर सालर जंग, और नेपाल के संग बहादुर, और अफगानिस्तान के राजा दोस्त मोहम्मद, ये सब रिवोल्ट के प्रति जो विद्रोह हुआ था उसके प्रति अपना दुख जता रहे थे। और अंग्रेज़ों को इन्होंने मदद भी की थी कि सिपाहीस का रिवोल्ट को दबाने में। और सौभाग्यपूर्ण 1856 में जो क्रिमेन और चाइनीज़ वॉर थी वो ख़त्म हो गई थी, जिस कारण ब्रिटिशर्स इंडिया में और भी ज़्यादा सैनिक भेजने में कामयाब हो गए थे। और जहाँ पे इंडियन सिपाहीस के थे, जो सिपाहीस थे उनके पास कुछ ही गन्स थी, बहुत कम ही गन थी, वो मोस्टली भालों और तलवारों से अपनी लड़ाई किए थे। और उसकी दूसरी जगह जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने लेटेस्ट वेपन्स के साथ थे, उनके पास टेलीग्राफ और रेलवे का भी वो अपना एडवांटेज उठा लेते थे, मैसेज कर सकते थे आराम से, जैसे उनको पता चल जाए जैसे रिवोल्ट होने वाला है तो मैसेज करके पहले से तैयार हो जाएं रिवोल्ट के खिलाफ।
अब हम लोग ने सारे कॉजेस देख लिए कि रिवोल्ट क्यों फेल हुआ था। अब हम लोग देखते हैं रिवोल्ट के बाद क्या चेंजेस आए। 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में कई चेंजेस आए और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा झटका पड़ा और उनको कंपलसरी हो गया इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। और रिवोल्ट के बाद इंडिया में कई चेंजेस आए जो कई डिकेड्स तक रहे। चेंजेस इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। पार्लियामेंट में एक एक्ट निकला था 1858 में, जिसमें जो इंडिया की पावर थी, इंडिया को गवर्न करने की पावर थी, वो कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन पर आ जाती है, यानी सीधे ब्रिटेन कंट्रोल करेगा इंडिया को। जो इंडिया की अथॉरिटी थी वो पहले डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी चलाते थे, और पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट पर ये जिम्मेदारी आ गई इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने की। और इस एक्ट के तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वैसे ही चलना था, पर जो गवर्नर जनरल था उसका टाइटल अब वायसरॉय हो गया था, यानी क्वीन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नर जनरल की अब एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें अलग अलग मेंबर्स होंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे और उनके ऑफिशियल एडवाइजर्स होंगे। गवर्नर जनरल की काउंसिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। अब 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट निकला जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिलना था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 से 12 मेंबर्स थे, जिसमें आधे मेंबर्स नॉन ऑफिशियल थे, जो कि इंडियन और इंग्लिश दोनों हो सकते हैं। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई लीगल पावर रह नहीं गई थी, यानी जो भी कंट्रोल करेगी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। जैसा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर काउंसिल में ऐड हुए थे, जिनमें इंडियन भी हो सकते हैं, तो वो इंडियन मेंबर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल थे। वो सही मायने में इंडियन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे और ना ही राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, जो उस टाइम इंडिया में बहुत ग्रो कर रही थी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया को अच्छे तरीके से गवर्न करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से 3 है बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिसे प्रेसिडेंसीज भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रेसिडेंसीज को एडमिनिस्ट्रेट गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 3 मेंबर्स की टीम करती थी, जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट की जाती थी। और बाकी जो प्रोविंसेस बची वो सब लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती थी, जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा अपॉइंट होती थी। 1883 के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया था, जो कि बहुत हार्मफुल था फाइनेंस के फील्ड में। लॉर्ड मायो के द्वारा 1870 में सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस को अलग कर दिया गया था। अब एक फिक्स्ड अमाउंट सेंट्रल के द्वारा प्रोविंसेस को दिया जाएगा, यानी स्टेट्स को दिया जाएगा, पुलिस, जेल, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज और रोड जैसी चीज़ों को एडमिनिस्टर करने के लिए। 1877 में लॉर्ड आइटन के द्वारा जो और भी एक्सपेंडिचर की चीज़ें थी, जैसे लैंड रेवेन्यू, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ और जस्टिस, वो सब भी स्टेट को दे दिया गया था। चेंजेस इन दी आर्मी। आर्मी को रीऑर्गेनाइज बनाया गया था रिवोल्ट के बाद। जो रेशियो था यूरोपियन सोल्जर्स का वो भी बहुत बढ़ गया था इंडियन सोल्जर्स में। और कुछ आर्मीज़ में, जैसे बंगाल की आर्मी में अगर 1 इंडियन सोल्जर है तो वहाँ पे 2 यूरोपियन सोल्जर होगा, और बॉम्बे और मद्रास की आर्मी में अगर 2 इंडियन सोल्जर है तो वहाँ पे 5 यूरोपियन सोल्जर होंगे, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन सोल्जर्स का दबदबा बना रहे। और इम्पोर्टेंट डिविजन्स में जो आर्टिलरी होती हैं, यानी हैवी गन्स होती है, वो सिर्फ यूरोपियन ट्रूप्स यूज़ कर सकते हैं और कोई भी इंडियन ऑफिसर नहीं बन सकता था। और अब यहाँ पे मार्शल और नॉन मार्शल का कॉन्सेप्ट आ गया था। जो रेसेस थी, जैसे सिख, पठान्स और गुरखास, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को मदद की थी रिवोल्ट को सप्रेस करने में, उन सबको मार्शल रेस में ला दिया गया था। और इन लोगों को आर्मी में बहुत ज़्यादा लिया जाता था, पर जो रिवोल्ट के रीजन थी, जैसे अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया, यहाँ के जो लोग थे उनको नॉन मार्शल कर दिया गया था और इन सबको आर्मी से भी दूर रखा जाता था। पब्लिक सर्विसेज। जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आईसीएस के पास होती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज के पास, जिसका एनुअली एग्जामिनेशन होता था लंदन में, और जो मीडियम था उसका इंग्लिश था। यही इंडियंस को बहुत सफ़र हो गया था, क्योंकि जो मीडियम था वो था इंग्लिश और वो होती थी लंदन में। अब कुछ इंडियंस अफोर्ड कर नहीं पाते थे लंदन जाकर, और बाद में 1878 में जो एग्जामिनेशन की मैक्सिमम एज थी वो 19 कर दी गई थी। 1859 तक वो 23 थी, पर 1878 में वो 19 कर दी गई थी, क्योंकि उस एग्जामिनेशन में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसलिए जब तक
इंडियंस इंग्लिश पढ़ते भी तब उनकी एज निकल जाती, इसलिए वो एग्जामिनेशन में आ नहीं पाते। पर इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स थे वो सब भी सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए बुक थे। और इंडिया के प्रेशर के बाद 1918 में जो एग्जामिनेशन था वो इंडियनाइज कर दिया गया था, यानी एग्ज़ाम इंडिया में ही होगा। और जो कंट्रोल था अथॉरिटीज़ की वो भी ब्रिटिश हैंड के पास थी। ब्रिटिश एटीट्यूड्स टुवर्ड इंडियन प्रिंसेस आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश समझ गए थे कि अगर इंडिया में अच्छे से राज करना है तो यहाँ के राजाओं को बहुत अच्छे से सम्मान देना पड़ेगा। इसलिए जो प्रिंसेस थे, जो राजकुमार थे जिन्होंने मदद किया था रिवोल्ट को सप्रेस करने में, उनको बाद में अवार्ड दिया गया था और उनको एक हायर अडॉप्ट करने का राइट दे दिया गया था। पर उनसे ये भी कहा गया था कि वो एक ब्रिटिश एजेंट की तरह ही काम करेंगे, ब्रिटिश क्राउन के एक एजेंट ही रहेंगे। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की पॉलिसी बहुत ज़्यादा अपनाई थी। वो लोग राजकुमार को पीपल्स के खिलाफ कर देते थे, यानी प्रिंसेस को पीपल के खिलाफ, प्रोविंस को प्रोविंस के खिलाफ, कास्ट को कास्ट के खिलाफ, ग्रुप्स को ग्रुप्स के खिलाफ और हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ। रिवोल्ट के बाद उन्होंने मुसलमानों की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी और हिंदुओं को अपना फेवरेट बनाने लग गए थे। पर 1870 में ये उल्टा हो गया और मुसलमानों को नेशनलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ वो लोग करने लग गए थे। गवर्नमेंट बहुत चालाकी से गवर्नमेंट सर्विस का लालच देकर पढ़े लिखे हिंदू और मुस्लिमों में दरार ला रही थी और गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती थी कि जो लोग भी गवर्नमेंट के लिए लॉयल होंगे उनका पद भी बढ़ा दिया जाएगा और उनका इनकम भी बढ़ा दी जाएगी। गवर्नमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द एजुकेटेड इंडियंस। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद जो पढ़े लिखे इंडियंस थे वो अपनी डिमांड्स मांग रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ में, जिस कारण बाद में बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट भी होते हैं और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बनाया जाता है A.O. ह्यूम के द्वारा। आज हम लोगों ने देखा कि ये रिवोल्ट कैसे फेल हो जाते हैं और रिवोल्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आए। 1857 का रिवोल्ट हम लोग ने पूरा देख लिया है, कैसे बिगनिंग हुई, सब चीज़ देख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जिसमें हमने बताया है और नहीं भी बताया है तो वो सब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 का पहला पार्ट देखना है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।